हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो भी हमारी लाइफ में बहुत ही कॉमन इशू बनता जा रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेमोराइजेशन पावर। हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे लोग ये कंप्लेन लेकर के आ रहे हैं कि उनका जो फोकस है वो एक काम में नहीं लग पाता है, बहुत लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका कंसंट्रेशन वीक होता जा रहा है। उनकी जो मेमोरी स्किल्स हैं, जो रिकॉल करते हैं हम चीज़ों को, तो वो भूल जाते हैं चीज़ों को, उनको रिकॉल करने में टाइम लगता है। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने फोकस को रिटेन कर पाएँ, अपने जो मेमोराइजेशन पावर है, अपनी मेमोरी स्किल्स हैं, उसको हम इन्हांस कर पाएँ। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये हमारी कंसंट्रेशन या मेमोरी की जो प्रॉब्लम होती है उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक जो सबसे कॉमन जो फैक्टर्स जो हम लोग देखते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें सबसे पहला तो एक हमें देखने को मिलता है कि हमारी कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे साथ में, तो भी हमारा जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है या मेमोराइजेशन पावर है वो हमारा वीक होने लगता है। इसके अलावा अगर हमारा कोई ऐसा मेडिकेशन चल रहा है, कोई हम ऐसी दवा ले रहे हैं जो हमारे फोकस को कमज़ोर कर देती है या जो हमारी मेमोराइजेशन पावर को, प्रोसेस को स्लो कर देती है, तो भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कॉग्निटिव लेवल पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचते रह रहे हैं, उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो मल्टीटास्किंग करते हैं, जो मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका भी रिमेम्बरेंस और उनका भी फोकस डे बाय डे डाउन होने लगता है। तो ये एक रीज़न होता है। इसके अलावा अगर किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है, उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, उसके साथ में भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं या ड्रग्स का किसी भी फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं, स्मोक करते हैं, उनका भी रिमेम्बरेंस पावर और मेमोराइजेशन पावर धीरे धीरे करके वीक होने लगता है। और साथ में जो हमारा फोकल पॉइंट है, जो हम फोकस कर रहे हैं चीज़ों पे, वो हमारा वीक हो जाता है, हम जल्दी किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी कॉन्सेंट्रेशन और रिमेम्बरेंस को वीक करने के लिए। अब आती है बात कि हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम अपने कंसंट्रेशन और रिमेम्बरेंस को अच्छा कर सकें। तो इसमें जो सबसे पहला टूल है वो ये है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू करें कि वो एक चीज़ पे फोकस करें। अब ट्रेन योर ब्रेन कैसे करना है, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि हम पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करें। पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग आप किसी भी काम को, जो भी आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लें, टाइमर लगाएं कि हमें यह काम 20 से 25 मिनट में ये काम हमें फिनिश करना है। 20 से 25 मिनट के बाद में आप उस काम से 5 मिनट का ब्रेक लें, उसी जगह पर रिलैक्स करें थोड़ा सा, या आप उस समय के लिए वो जगह छोड़ दें, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें, रिफ्रेश करें 2 से 3 मिनट के लिए, एंड देन वापस से आकर के अपने काम को दोबारा से ज्वाइन करें। और फिर जो स्टेप 1 से स्टेप 2 जो हमने किया है कि काम किया, उसके बाद फिर रिफ़्रेश किया, फिर काम किया, ऐसा करके जब हमारे पास में एक लंबे 2 घंटे या 2.5 घंटे तक हमने इस काम को कर लिया और फिर एक लंबा रिफ़्रेशर ब्रेक, एटलीस्ट आधे घंटे का एक ब्रेक हम जब लेंगे, तो हमारा जो फोकस है, जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारा रिटेन होता जाएगा। ये जनरली उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है जो जिनको बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, या जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, या जिनको सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, या जिनका सिटिंग जॉब ज़्यादा है, तो उनके लिए ये टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव होती है और उनको बहुत अच्छा इससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है जब हम इस तरीके से पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ माइंड गेम्स खेलते हैं, लाइक पजल्स हो गए, सुडोकू हो गया, चेस हो गया, क्विज़ प्रोग्राम्स हो गए, और वर्ल्ड ऑल्ट्रेशन हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो गए, अगर हम ये चीज़ों को क्रिएटिव मैनर में अगर हम यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर अगर हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली हमें कोई ना कोई एक माइंड गेम ज़रूर खेलना है। स्क्रैबल भी इसमें हेल्प करता है। तो अगर आप इन टूल्स को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकेंड जो इसमें टूल है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आज के समय में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल बनता जा रहा है, और माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक समय पर एक ही काम पे फोकस करें।
लेट्स से अगर आज के समय में हमारी हैबिट एक बनती जा रही है कि हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते हम मोबाइल भी चला रहे हैं, हम टीवी भी देख रहे हैं, आसपास लोगों से बात भी कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ना तो हम ठीक से खाना खा पा रहे हैं, ना हम ठीक से टीवी देख पा रहे हैं, ना ही हम ठीक से लोगों से बात कर पा रहे हैं। खाना खाने का समय सिर्फ खाना खाने का होना चाहिए। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसिंग ये कहती है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में फ़ोकस करना शुरू करिए। अगर जब आप प्रेजेंट मोमेंट में फ़ोकस करना शुरू करते हैं तो जो एक्टिविटी आप उस टाइम पे कर रहे हैं उसका आप प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे, आप उसको प्रोडक्टिव आउटकम आप उसका ले पाएंगे। अब जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया खाना खाने का, तो अगर खाना खाते समय अगर आप बात करेंगे तो आपको वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन आपका मल्टी डायमेंशंस में वर्क कर रहा है और उस समय पर आपके ब्रेन को फोकस करना है डाइजेशन पे। तो डाइजेशन और माइंड और बॉडी दोनों का जो कनेक्शन है वो डाइजेशन से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम उस समय पर कोई दूसरा काम करेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए आप वर्क फ्रंट में भी हैं तो भी आप ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो या मल्टीटास्किंग आप उस समय ना कर रहे हो। तो माइंडफुलनेस हमें ये टेक्निक हमें ये बताती है कि हमें उस पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट में रह करके उस पर्टिकुलर काम को फिनिश करना है। तीसरा इसमें जो आता है वो होता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। बहुत बार क्या होता है कि हम कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और हम अपने माइंड को या बॉडी को रिलैक्स नहीं करते हैं। तो हमें कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में जैसे आप PMR कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हो गया, या मसल स्ट्रेचिंग हो गया। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आप ऐड करके किसी भी समय उनको आप अवेल कर सकें। और इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। इनके वीडियो जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल भी दिए हैं, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप विद इन अ मिनट करके आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री आप अपने आप को बना सकते हैं। तो रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है, एक लंबे अंतराल के बाद में गैप बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें रिलैक्सेशन को भी बहुत इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना है कि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें रिलैक्सेशन को हमें ज़रूर एक हैबिट के फॉर्म में डेवलप करना है। दूसरा है हमें अपनी स्लीप क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। आप जब भी रात में सोने जा रहे हैं, सोने जाने से पहले आप मोबाइल का यूजेज कम से कम करें, बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दें, अपनी जर्नलिंग करें उस टाइम पे, नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ का प्लानिंग आप कर सकते हैं। और उसके बाद में आप मोबाइल को साइड में रख करके एटलीस्ट 2 से 3 मीटर की दूरी तो मिनिमम बेड से और आपके जो सोने का जो पोस्चर है वहाँ से और आपके मोबाइल के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, ताकि जो मोबाइल से निकलने वाली जो रेज़ होती हैं वो आपके ब्रेन के स्लीप पैटर्न को ट्रिगर ना करें। तो जितना आपका स्लीप क्वालिटी अच्छा होगा उतनी ही आपकी रिमेम्बरेंस अच्छी होगी, उतना ही आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। इसके अलावा जिस समय भी आप काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो उसमें ये देखिए कि आपके ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको काम करते समय डिस्ट्रैक्ट करते हैं। या अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करते समय भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जनरली इसमें मोबाइल का बहुत मेजर रोल होता है, साउंड का बहुत मेजर रोल होता है। तो अगर आप मोबाइल उस समय यूज़ कर रहे हैं तो आपका फोकस नहीं बनेगा स्टडीज़ में, क्योंकि होता क्या है, हम मोबाइल पे जब हम सर्व कर रहे होते हैं या हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं या अगर हम वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस देखते देखते स्क्रॉलिंग करते करते हमें कब हमारे 2 घंटे 3 घंटे पास हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, और फिर वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक काम का बर्डन क्रिएट होने लगता है कि हम टाइम पे अपने काम को फिनिश नहीं कर पाए हैं। तो जिस समय आपने ये डिसाइड किया है कि हमें ये काम फिनिश करना है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया पोमोडोरो टेक्निक को, तो पोमोडोरो टेक्निक में आपने उतने समय के लिए मोबाइल या कोई और ऐसा जो फैक्टर है, ऐसा कोई जो चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको आप उस समय के लिए साइड कर देंगे। इसके बाद आता है लर्निंग स्टाइल। इसको हम लर्निंग स्टाइल भी कह सकते हैं, स्टडी स्टाइल भी कह सकते हैं, या हम इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। तो लर्निंग स्टाइल का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर एक पर्सन का एक स्पेसिफिक लर्निंग ट्रेट होता है। किसी को लिख के पढ़ के समझ में आता है, किसी को पिक्टोरियल फॉर्म में समझ में आता है, किसी को ऑडियो विजुअल्स देख करके समझ में आता है, किसी को वीडियोस के फॉर्म में समझ में आता है, किसी को इस तरीके से समझ में आता है कि कोई अगर उसे डेमोन्स्ट्रेट कर दे अच्छे से तो उसको वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो आप अपना लर्निंग स्टाइल पहले तो आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि बहुत बार ये भी देखा गया है कि ख़ास तौर से बच्चों के केस में
या जो स्टूडेंट्स हैं उनके केस में, कि वो अपनी लर्निंग स्टाइल को नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स ने बोला कि हमें लिख के पढ़ना है, तो हमें उसी तरीके से पढ़ते आना है, और जब वो चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरा बच्चा होता है, वो अगर उसे कोई डेमोन्स्ट्रेट कर जाता है, समझा जाता है, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हमें किसी ट्रेंडी टेक्निक को फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है, उसको डेवलप करना है, और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इन्हेंस करना है, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करना है, अपनी लर्निंग मेथडोलॉजी को इन्हेंस करना है। तो इससे हमारी एक तो लर्निंग मेथडोलॉजी तो अच्छी होगी ही, साथ साथ जो हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, जो हम ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वो याद रखे, तो वो हमारा ईजी हो जाता है। इसमें इमेजेस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, तो कई बार वर्ड्स ऐसे आते हैं ना जो हमें ईजिली याद नहीं हो पाते। तो उन वर्ड्स को याद करने के लिए या तो हम उनको ब्रेक करके याद करें, या हम उन वर्ड्स को कोई इमेजेस असाइन कर दें, तो उससे भी हम बहुत ईजिली अपने जो हमारे लर्निंग पैटर्न है उसको हम अच्छे से कवर अप कर पाते हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स मिनिमम आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस को देना ही चाहिए। फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं। फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो ये भी आपके कंसंट्रेशन को, आपकी मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। स्पेशली जब हम जो ऐसी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करें जिसमें हमें स्वेटिंग हो रही है, पसीना हमारे शरीर से निकल रहा है, तो ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है। इससे हमारी ओवर थिंकिंग में भी हमें हेल्प मिलती है, हमारा माइंड भी रिफ़्रेश होता है, हमारे बॉडी के जो केमिकल्स हैं, स्पेशली जो ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, वो पॉजिटिव फॉर्म में वर्क करते हैं। तो हमारा जो एनर्जी लेवल रहता है पूरी दिन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमारा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसलिए फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे करिए। इसके अलावा आप कुछ समय नेचर के बीच में स्पेंड करिए। आपके आसपास कोई पार्क हो, या वीक में या मंथ में आप कोई ऐसी जगह जाइए जो या तो हिल स्टेशन हो सकता है, या कोई नेचुरल कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर हरा भरा हो, पार्क हो, गार्डन हो, नेचुरल एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर नेचर के बीच में बैठ के 10 से 15 मिनट ज़रूर स्पेंड करिए। ये एक नेचुरल हीलर है। आप जब प्लांट्स के बीच में बैठते हो, फूल पौधों के बीच में आप बैठते हो, तो वो जो आपको एक हीलिंग प्रॉपर्टी डेवलप करता है ना, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को जो हील करता है, वो हैप्पीनेस आपको कहीं नहीं मिल सकती, वो शांति आपको कहीं नहीं मिल सकती है। तो कुछ समय नेचर में ज़रूर स्पेंड करिए। नेक्स्ट आता है हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट। जितना आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट आप लेंगे, उतना ही आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन आपका इम्प्रूव होगा। जंक फूड्स हमारे प्रोसेसिंग को, ब्रेन की प्रोसेसिंग को, माइंड की प्रोसेसिंग को स्लो करते हैं। तो हमें जो है जंक फूड और फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने हैं। बहुत मन करता है तो आप मंथ में एक बार खा सकते हैं, या 10 दिन में आप एक बार उसको ले लीजिए, तो भी आप उसको ओके रहेगा। बट अदरवाइज़ आप जितना फ्रूट्स का इंटेक अच्छा करेंगे, वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा करेंगे, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आप जितना अच्छा लेंगे, इसमें ओमेगा 3 बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी मेमोरी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए आप बादाम ले सकते हैं, 3 से 4 बादाम हो गए, अखरोट हो गए। इसके अलावा कोई भी ऐसा फ्रूट जो आपको लगता है कि आप खाने में ले सकते हो, जो आपकी मेमोरी पावर को अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली जिसमें ओमेगा 3 है, तो वो आप ऐसे फ्रूट्स लीजिए, तो उससे आपका मेमोरी पावर अच्छा होगा। इसमें बनाना भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इसके अलावा वाटर इंटेक भी आपका हेल्दी होना चाहिए। एक दिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। मल्टीटास्किंग आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को, ब्रेन की पावर को वीक करती है। तो मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या आप मल्टीटास्कर हैं तो आपको बहुत इंटेलेक्चुअल माना जाता है, आपको बहुत स्किल्ड माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को वीक करती है, क्योंकि अगर आप एक ही समय में ब्रेन से 2 काम आप लोगे तो आपके ब्रेन की पावर वीक होने लगेगी। धीरे धीरे करके आपका माइंड और आपकी बॉडी वीक होने लगेगा। तो इसलिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको कितने इनोवेटिव तरीके से आप कर सकते हैं, उसको कितना क्रिएटिव तरीके से आप कर सकते हैं, वो डायमेंशंस हमारे होते हैं,
वो डोमेन्स हमारे होते हैं जो हमारे एक सिंगल काम को करने में हेल्प करते हैं। उसमें हमें ऐसे पर्सपेक्टिव्स निकालने हैं कि हम इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे काम को करने के। बट मल्टीटास्किंग हमें नहीं करनी चाहिए, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है कि हमें अपने काम को प्रायोरिटी वाइज करना है। जो भी हमारा डे टू डे काम है उसको हमें इसको हम एजनहावर की एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम 4 विंडोज़ क्रिएट करते हैं कि हम पहले इसमें वो काम रखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हैं, दूसरी विंडो में हम वो काम रखते हैं इंपॉर्टेंट है बट नेसेसरी नहीं है, तीसरे विंडो में हम वो रखते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट नेसेसरी है, चौथे विंडो में हम वो काम रखते हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना तो नेसेसरी है। हम इस तरीके से जब हम काम को डिवाइड करते हैं तो हम एक एक पर्टिकुलर काम पे प्रायोरिटी वाइज हम फोकस कर पाते हैं और उसको हम समय पे ख़त्म कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपना कंसंट्रेशन और आप अपनी मेमोरी स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम इन सब स्किल्स को, इन सब टेक्निक्स को फॉलो करने के भी बाद भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से, साइकोलॉजिस्ट से आप हेल्प ले सकते हैं, उनका सपोर्ट आप ले सकते हैं। और कई सारी ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम से ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इसको आप उन लोगों से भी शेयर करिए जिनको मेमोराइजेशन की या कंसंट्रेशन पावर जिनका वीक है, उनको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।